हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी को पढ़ाता हूं गणित विषय। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि यहां पर जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल पर सब कुछ फ्री है। इसके लिए आपको कहीं पर भी कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। ना ही आपसे कोई ये बोलने वाला है कि आप इतना समय पढ़ने के बाद, 2 वीडियो देखने के बाद, 3 वीडियो देखने के बाद इतने पैसे दीजिए। इन शॉर्ट कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जो आपको पैसों के मामले में परेशानी दे। यहां पर आपको 7वीं से लेकर 12वीं तक समस्त विषय पढ़ाए जा रहे हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को। और एक छोटी सी बात और भी है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपकी बोर्ड परीक्षा है कक्षा 12वीं में इस साल, और उम्मीद है कि बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छे से दोगे अगर आप इन सारे लेक्चर्स को पूरा देखते हो तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक अध्याय या दूसरा अध्याय, उसकी प्रश्नावली 2.1 की। 2.1 में आपको त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मानों पर मुख्यतः सवाल हैं। सारे सवाल उन्हीं पर हैं, तो मुख्य मानों वाली कहानी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। बाकी आप लोगों को रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस चलते रहना है, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है 12वीं कक्षा में। अभी तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, इसके बाद बहुत लंबी चेन है यार, बहुत कुछ चीजें होने वाली है। मतलब बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो आपने नहीं सोचा आज तक, वो भी आपको सोचने को मिलेगा यहां पर। चलिए शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ये स्टेटमेंट आपको सारे सवालों में सेम मिलने वाला है। तो अपन सबसे पहले मुख्य मानों को रिवाइज कर लेते हैं कि मुख्य मान होते क्या है और किस प्रकार से निकाले जाते हैं। जैसे मैं किसी भी फलन के बारे में बात करता हूं, हमारे पास त्रिकोणमिति में मुख्यतः 6 फलन हैं, तो उनके प्रतिलोम भी 6 हैं। ठीक है, आप एक चीज लिखते हो कि प्रांत क्या है, और उस प्रांत के बाद जो उस प्रांत में मान आते हैं उन्हीं को मुख्य मान कहा जाता है। ये अपन डिस्कशन कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जैसे फलन था पहला वाला, फलन नंबर 1 साइन का प्रतिलोम x, फलन नंबर 2 कॉस का प्रतिलोम x, फलन नंबर 3 टेन का प्रतिलोम x, है ना, फलन नंबर 4 कॉट का प्रतिलोम x, उसके अलावा 5वां फलन है कोसेक का प्रतिलोम x, और 6ठा फलन है सेक का प्रतिलोम x। इनके बारे में आपने बातें की थी। इनका अगर प्रांत लिखा जाए तो सबका प्रांत याद करने की कुछ तरीका था कि साइन और कॉस का जो प्रांत होता है वो समान होता है, -1 से 1। टेन और कॉट का जो प्रांत है वो सारी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, आप इसमें कुछ भी रखिए, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर सेक कोसेक के बारे में बात की जाए तो यहां पर आप जो भी वास्तविक संख्या रखेंगे, आपका मन करे प्रांत -1 से 1 आएगा, बिल्कुल सही है। और यहां पर अगर इनका प्रांत निकाला जाए तो r में से -1 से 1 का अंतराल आप घटा दीजिए, r में से -1 से लेकर 1 का अंतराल आप घटा दीजिए। यही सेक और कोसेक का प्रांत है प्रतिलोम फलन के बारे में अगर बात की जाए तो। अब इनका जो परिसर है वही मुख्य मान कहलाता है। आप इसे परिसर भी कह सकते हैं। जैसे साइन एक्स का जो परिसर है वो -π/2 से π/2, कॉस का 0 से पाई। टेन और कॉट के मामले में क्या होगा देखते हैं। टेन में -π/2 से π/2 तो आप लिखेंगे। देखो जो जो साइन की वजह से बना ना उन सब में, जैसे कोसेक जो है साइन का प्रतिलोम होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है, तो यहां पर भी -π/2 से π/2। लेकिन इस केस में यहां पर π/2 और -π/2 नहीं रहेंगे, यहां पर π/2 और -π/2 तो रहेंगे, लेकिन 0 इस केस में नहीं रहेगा। सेकेंड केस, कॉट का प्रतिलोम x, तो कॉट के प्रतिलोम में 0 से पाई यहां पर भी रहेगा, π/2 को छोड़कर। तो इस प्रकार से वेट हमने सही किया है, हमने बिल्कुल सही किया है। कोसेक में π/2 नहीं होता है,
या कोसेक में 0 नहीं होता है, सेक में पाई बटा 2 नहीं होता है। तो आपको जो भी मान निकालने हैं, जैसे प्रश्न में आपसे पहले प्रश्न में पूछा है कि साइन का प्रतिलोम 1/2 किस कोण पर होता है, तो आपको वही कोण निकालने हैं जो इस अंतराल में है, वरना साइन 1/2 तो अनेक मानों पर होता है, हम ये जानते हैं। साइन का जो मतलब त्रिकोणमितीय फलन जो है, इन सभी को आप मतलब कह सकते हैं कि ये जो फलन है ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, पीरियोडिक फलन होते हैं, है ना। तो ये जो फलन है वो एक समय के बाद अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं। तो बहुत सारे मान, एक ही मान पर बहुत अलग अलग कोण हो सकते हैं, पर हमें इसी मान के बीच में निकालना है और कुछ नहीं। तो बस देखो, हमने माना y बराबर साइन का प्रतिलोम -1/2। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो साइन का प्रतिलोम -1/2 ये कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हैं कि ये जो y का मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही होना चाहिए। तो आपने क्या किया, मैंने बताया भी था आप लोगों को करना क्या है। इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन y बराबर -1/2, हां लिख सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको यहां पर काफी सहायक होंगे। आपको पता है साइन 1/2 कहां होता है, बिल्कुल पता है, साइन 1 या साइन π/6 का मान 1/2 होता है। अगर यहां माइनस लग जाए तो ये -1/2 हो जाता है, दोनों साइड अपन ने माइनस लगा दिया। और एक छोटा सा सूत्र ये होता है कि यदि साइन के आगे -θ है तो वो साइन के अंदर पहुंच जाता है -sin θ होके। मतलब ये जो साइन -π/6 लिखा है आपके सामने, ये वास्तव में ऐसा है, साइन -π/6 बराबर -1/2। तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन y बराबर साइन -π/6। दोनों की तुलना करोगे तो क्या मिलेगा, y का मान -π/6। बस यही तो आपका आंसर है। इसी से प्रश्न समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं। चाहे तो चेक कर सकते हैं, अगर कोई समस्या हो, वो वाला जो पार्ट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसी पार्ट से बहुत मतलब सारा सवाल इसी से हल हो जाएगा। कुछ नहीं करना, y को इसके बराबर लिखना और ये पहचानना कि ये वाला जो मान है वो किस कोण पर आएगा, -π/2 से π/2 के मध्य। देखो -π/6 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में आता है, इसीलिए लिखा है उसको, है ना। याद रखना ये कि -π/6 -π/2 और π/2 के बीच में उपस्थित रहता है। अगर नहीं रहता तो मैं कुछ और करता। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। खैर, प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है कि कॉस का प्रतिलोम √3/2 कहां पर होगा। मतलब किस कोण पर कॉस का मान √3/2 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले यही माना कि मान लीजिए, माना y बराबर कॉस का प्रतिलोम √3/2 है। अब अगर कॉस का प्रतिलोम √3/2 है तो मैंने कहा कि यहां से y का जो मान है वो 0 से पाई के बीच में आना चाहिए, क्योंकि कॉस 0 और पाई के बीच में ही मान देता है। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये जो y है ना वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैंने फिर इसको लिख दिया कि इस केस में कॉस का प्रतिलोम y या कॉस y, प्रतिलोम नहीं इधर लिखा जाएगा, कॉस y बराबर √3/2 होना चाहिए। अब किस कोण पर कॉस √3/2 होता है, तो मुझे पता है कि कॉस π/6 √3/2 आता है, यही था ना। तो क्या लिखा हम लोगों ने, लिखा इस केस में कि कॉस y बराबर कॉस π/6। तो y का मान सीधा सीधा आ गया यार, π/6। ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी ना, पिछले वाले सवाल जैसी माइनस नहीं था, आसानी से आंसर है। तो ये देख लो π/6 0 और पाई के बीच में ही है ना, उससे बाहर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो π/6 चूंकि 0 और पाई के बीच में था,
इसीलिए आपने इसको यहां पर लिख दिया। दिस इज द फाइनल आंसर। ये तो सवाल सिंपल था, है ना। ऐसे मतलब आपको बहुविकल्पी सवालों में ऐसे सवाल जरूर मिलेंगे देखने को। बहुविकल्पी प्रश्नों में ऐसे सवाल, मतलब ऐसे छोटे छोटे सवाल देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर में, दो दो नंबर में आपके बोर्ड में। और बिहार यूपी में तो बहुत सारे बहुविकल्पी सवाल आते हैं। निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। वही सवाल वही है, प्रश्न नंबर 3। और यहां पर आपको निकालना है कोसेक का प्रतिलोम। मान लीजिए y बराबर कोसेक का प्रतिलोम 2, है ना। तो अपन ने इसको मान लिया कोसेक y बराबर 2। अब मैं देखता हूं कि कोसेक का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। यही था ना, कोसेक का मान -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब कोसेक 2 का मतलब क्या? कोसेक 2 का मतलब, या यूं समझ लीजिए कि जब आप साइन का मान साइन π/6 निकालते हैं तो वो 1/2 आता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है ना। कोसेक π/6 का मतलब क्या है? कोसेक π/6 का मतलब है साइन π/6 का उल्टा। कोसेक π/6 बराबर 1/sin π/6, और ये तो 1/2 है, तो ये 2 आ जाएगा। तो क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूं कोसेक y बराबर कोसेक π/6? इन शॉर्ट y बराबर π/6। आपका जो जवाब है वो सही है, क्योंकि y का जो मान है वो -π/2 से π/2 के मध्य होना चाहिए था। इसमें 0 नहीं आना चाहिए। और ये जो मान है π/6 वो -π/2 और π/2 के बीच में ही स्थित है। छोटी सी प्रश्नावली है ये, बहुत छोटे छोटे सवाल भी हैं, पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 4, थोड़ा सा पहले सवाल जैसा फीवर आता हुआ। 10 का प्रतिलोम -√3 ऋणात्मक आया अंदर साइन, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। अभी कुछ प्रॉपर्टी है, उनकी मदद से सवाल बड़ा सिंपल हो जाएगा, लेकिन अभी जब तक हमने वो नहीं पढ़ा है उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। प्रश्नावली 2.1 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म का अप्लाई नहीं करना। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा मैं ये मानकर चलता हूं, मैंने नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। तो अगर मैं मानता हूं कि इस केस में जो 10 का प्रतिलोम -√3 है, माना y बराबर 10 का प्रतिलोम -√3 है। अब इसे गौर से देखो, जब भी 10 के प्रतिलोम की बात होगी आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, ना तो π/2 ना -π/2। तो मैं यहां से लिखूं कि y का जो मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, इस अंतराल से। तो अपन ने लिख लिया कि इसे मैं लिख सकता हूं ना 10y बराबर -√3। हाँ, इसे तो लिख सकता हूं 10y बराबर -√3। अच्छा, अगर ये 10y बराबर -√3 है तो मुझे पहले यह पहचानना पड़ेगा कि किस कोण पर 10√3 होता है। तो अपन छोटी छोटी बातें कर लेते हैं यहीं से, ये रफ काम नहीं है ना, इसे अपन अलग से कर रहे हैं कि चूंकि 10 का अगर मुझे √3 पर मान निकालना है, फटाफट बताओ 10√3 कहां होता है। तो ये तो याद है आप लोगों को मेरे हिसाब से कि 10, अगर मैं 10 π/3 लिखता हूं, मतलब 60 डिग्री, तो वो √3 होता है। अब अगर माइनस सामने आ जाता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि -10 π/3 बराबर -√3। और एक छोटा सा फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला ये था कि चूंकि अगर 10 के अंदर -θ हो तो उसे -10θ लिखा जाना चाहिए। मतलब अगर कोण में माइनस हो तो वो -10 में बाहर आ जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि इसी तरह से ये जो -√3 है इसे लिख सकते हैं 10 के अंदर -π/3। ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, मतलब ये -√3 किसके बराबर, ये -√3 तो 10y बराबर 10 -π/3 के बराबर। तो 10y बराबर 10 -π/3, तो y बराबर -π/3। और -π/3 क्या है?
माइनस पाई बटा 3 क्या माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में है? बिल्कुल। तो आंसर हमारा यही है, मतलब इसका जो मान है वो माइनस पाई बटा 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 का प्रतिलोम माइनस रूट 3 बराबर माइनस पाई बटा 3, ऐसे भी। खैर, प्रश्न यहां पर समाप्त होता हुआ। जब हम फॉर्मूलेस को पढ़ लेंगे ना थोड़े से और, तो ये दो दो लाइन में समाप्त हो जाएंगे सवाल। बहुविकल्पी सवालों में आप कैसे भी सवाल को हल करो, लेकिन जब ऐसे सवालों के बारे में बारी आती है तो हमें थोड़ा सा सिस्टमैटिक करना होता है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 4 समाप्त है। 5वें पर बात कर लेते हैं। 5वां सवाल है कॉस का प्रतिलोम माइनस 1/2। अब कॉस के प्रतिलोम के बारे में अगर बात करें तो मैंने माना कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माना y बराबर कॉस का प्रतिलोम माइनस 1/2। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस y बराबर माइनस 1/2। और जहां पर कॉस परिभाषित होता है, आप ध्यान से देखिए, जहां पर कॉस परिभाषित होता है वो अंतराल, उसका जो मुख्य मान है वो 0 और पाई के बीच में आता है। मतलब यहां से ये जो y होना चाहिए वो 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। अब अगर यहां माइनस लगाए, माइनस लगा दोगे तो वो तो ऋणात्मक मान आ जाएगा। हमें ऐसा मान चाहिए 0 और पाई के बीच में जिस पर कॉस का मान माइनस 1/2 हो। तो मैं फिर यहां कुछ गणित गुणा लगाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये देखा, ये माइनस भूल के कि 1/2 कॉस कहां आता है, कॉस 1/2 कहां आता है। तो कॉस पाई बटा 3, पाई बटा 3 मतलब 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। साइन 30 डिग्री 1/2, तो कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। अब अगर यहां माइनस आ जाए, ठीक है, अगर आप इसमें माइनस लगाते हैं कि माइनस पाई बटा 3 का कॉस बराबर माइनस 1/2, तो ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको ऐसा कोण चाहिए जो धनात्मक हो, मान जो आए वो धनात्मक आए, पाई से छोटा हो। तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला त्रिकोणमिति का कक्षा 11वीं से पता होना चाहिए, और फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इस केस में ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना यार। कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कॉस, अगर यहां माइनस पाई बटा 3 है तो इसे लिखा जा सकता है कॉस पाई माइनस पाई बटा 3, और एक पाई में से पाई बटा 3 चले गए तो 2 पाई बटा 3, और 2 पाई बटा 3 माइनस कॉस पाई बटा 3 के बराबर है। तो यहां से लिखा जा सकता है क्या कि माइनस 1/2 कॉस 2 पाई बटा 3 के बराबर है। बात तो सही है। तो बस यहां से लिख दिया अपन ने कि कॉस वाई बराबर कॉस पाई बटा 3 या 2 पाई बटा 3, सॉरी, और यहां से y का मान 2 पाई बटा 3। 2 पाई बटा 3 मतलब 120 डिग्री, और पाई का मतलब 180 डिग्री। ये कक्षा 6 मतलब आप लोग 11वीं से तो जानते ही हो एटलीस्ट। तो इस प्रकार ये चीज यहां पे समाप्त हो जाती है। आंसर मुख्य मान यही है, यही y का मान है, y मतलब ये चीज। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6, 10 का प्रतिलोम -1। अब 10 का प्रतिलोम -1 कहां होता है? तो अपन ने फिर माना कि मान लेते हैं इसे y लिखा जाए, माना y बराबर 10 का प्रतिलोम -1। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ये जो y का मान है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में आना चाहिए। इस अंतराल के बाहर मैं कभी भी बात नहीं करूंगा, है ना। 10 का जो मान है वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में आना चाहिए। तो क्या मैं इसे यहां लिख दूं कि 10y बराबर -1। अब अगर 10y बराबर -1 है तो मुझे इस -1 को 10 के रूप में लिखना है, और कोण ऐसा होना चाहिए जो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में हो। तो वो जो आप रफ वर्क जैसा काम कर रहे थे उसको यही कर लेते हैं। 10 पाई बटा 4 का मान 1 होता है, अगर आपको पता हो तो, चूंकि 10 पाई बटा 4 मतलब 45 डिग्री, जिसका मान होता है 1। अब ये माइनस यहां से हटाना है, और इस प्रकार से हटाना है कि जो कोण रहे वो माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में रहे।
तो एक छोटा सा और फॉर्मूला था यार, उसकी मदद ले सकता हूं क्या मैं, कि 10y बराबर 10 माइनस पाई बटा 4। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि 10 के अंदर अगर माइनस थीटा हो तो यह सीधा सीधा माइनस बाहर निकल जाता है। डन। तो यहां से मिला y बराबर माइनस पाई बटा 4। यही आपका उत्तर भी है। ठीक है, वो जो काम कर रहे थे वो अपन ने यही कैलकुलेट करके दे दिया। आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत है तो। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि सेक का प्रतिलोम -2/√3। तो यहां से मैंने लिखा इस केस में कि अब सेक के प्रतिलोम के बारे में बात है। सबसे पहले जिसे निकालना है ना, उसे मान लिया जाए माना y बराबर सेक का प्रतिलोम -2/√3। अब ये जो y का मान है वो कहां से कहां आना चाहिए, इस अंतराल में 0 से पाई से -पाई/2। हाँ जी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या कि इस केस में y का जो मान है वो 0 से पाई हो जाए चलेगा, लेकिन पाई/2 कभी भी नहीं आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि सेक y बराबर -2/√3। सेक 2/√3 कहां होता है? अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूं, अगर अच्छा नहीं याद हो तो बताता हूं, और अगर याद हो तो आप लिख सकते हैं कि अगली स्टेप में माइनस को भूल जाओ। ये होता है सेक पाई/3। 60 डिग्री पर होता है ना, अरे याद है नहीं याद है, सेक पाई/3 बराबर 2/√3, जहां पर कॉस √3/2 होता है। तो अपन ने उसके बाद एक छोटा सा फॉर्मूला और पढ़ा था, सेक y बराबर सेक पाई माइनस पाई/3। और इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैंने जो सूत्र का प्रयोग किया है वो ये है कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आपके सामने रिजल्ट आएगा, सेक y बराबर सेक 2 पाई/3 बराबर सेक y बराबर अगर सेक 2 पाई/3 है तो y का मान 2 पाई/3। दैट इज योर फाइनल आंसर। प्रश्न नंबर 7 समाप्त। सेम तरीका, सेम प्रोसेस। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला इसका ऐसा होता है, सेक माइनस थीटा या माइनस सेक थीटा बराबर सेक माइनस थीटा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। 0 से पाई के बीच में जो आंसर है वो पॉजिटिव ही तो है, माइनस तो नहीं आ रहा ना कहीं इस आंसर में, मतलब y के संभावित मानों में, तो यहां पर भी माइनस तो नहीं होना चाहिए था। तो यही आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 भी समाप्त है, आप चेक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, कॉट का प्रतिलोम -√3। ठीक है, तो सिंपल है तो यार, माना y बराबर कॉट का प्रतिलोम √3, माइनस नहीं है प्लस है, और जब कॉट के बारे में बात होती है तो आंसर 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। तो ये जो y है वो 0 और पाई के बीच में रहने चाहिए। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर ऐसा है तो मैंने लिखा कॉट y बराबर √3 होना चाहिए। अब आपको पता ही है कि कॉट √3 कहां होता है, कॉट पाई/6 पर, है ना। ये मान अब 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं अपन, उम्मीद है याद हो गए होंगे, है ना। कॉट 30 डिग्री बराबर √3, तो यहां से y का मान कितना, पाई/6। क्या पाई/6 0 और पाई के बीच में है? बिल्कुल है यार, 0 और पाई के बीच में, तो ये आंसर है, बिल्कुल है, करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 भी समाप्त। बिल्कुल सिंपल सवाल है ये। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसानी से जल्दी जल्दी कर रहे हैं सर, लेकिन ये सवाल है ही ऐसे, इनमें ज्यादा समय लगना भी नहीं है वैसे। अगला वही सवाल है, प्रश्न नंबर 9, कॉस का प्रतिलोम -1/√2। तो अगर ऐसा है तो फिर अपन ने मान लिया, माना y बराबर कॉस का प्रतिलोम 1/√2 का ऋणात्मक,
है ना। अगर ऐसा है तो मैंने फिर इसे कह दिया कि ये जो y है या cos y है वो कितना आना चाहिए, -1/√2। अब इस केस में अगर cos का प्रतिलोम है तो आंसर आना चाहिए 0 और पाई के बीच में, मतलब जो आंसर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए। वो टेबल ही आपकी सबसे बड़ी सहायक है, बाकी त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति के सूत्र हैं कक्षा 11वीं के। तो आपने इसे ऐसा लिखा कि cos y बराबर -cos π/4। ऐसा क्यों, इसके पीछे जवाब यह है कि cos π/4 सदैव या 1/√2 होता है, 45 डिग्री। अब आगे यहां ऋणात्मक नहीं धनात्मक आंसर बनना चाहिए, तो आपको दूसरा सूत्र cos y बराबर cos π-π/4 लगा दिया सकता है। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि cos में जब पाई माइनस थीटा होता है ना तो वो माइनस कॉस थीटा हो जाता है। तो जो माइनस था उसे इस तरह से हटाया तो ये कितना आया, π-π/4। दैट मीन्स अगर यहां cos y है तो ये cos 3π/4, तो y का मान कितना, 3π/4। बात खत्म, दोनों को तुलना की तो y का मान 3π/4। यही आपका उत्तर है इस प्रश्न का। नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, कोसेक का प्रतिलोम √2। सिंपल है यार, कोसेक वाले में तो आंसर अपन नेगेटिव ला सकते हैं। ऐसा मान के चलो, मान लीजिए y बराबर कोसेक का प्रतिलोम -√2 है। कितना, y बराबर कोसेक का प्रतिलोम -√2। जब कोसेक परिभाषित होता है तो -π/2 से पाई 0 छूट जाता है। इसका मतलब जो y होना चाहिए वो कुछ भी हो पर इसी अंतराल में होना चाहिए, ना इससे बाहर ना इससे, मतलब ना इसके इधर ना उसके उधर, और 0 ना हो जाए बस, है ना। 0 पर कोसेक परिभाषित या कोसेक का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होता, क्योंकि या मतलब कोसेक परिभाषित नहीं होता। खैर बात अपन करते हैं इसको सॉल्व करने की। मैं लिख सकता हूं क्या कि कोसेक y बराबर -√2। हाँ जी, अब ये √2 कब आता है कोसेक, तो जहां पर साइन 1/√2 आता है, और कक्षा 10वीं वाले सूत्र है यार तो ये आता है कोसेक π/4 पर, है ना। ठीक है, और आफ्टर दैट जब कोसेक में माइनस होता है ना तो वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है अंदर, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो यहां से y का मान -π/4, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। ये एक ये सूत्र लगता है जब माइनस का कोण आता है, दूसरा ये पता करना होता है कि ये वाले मान कौन सी चीज पर है। कक्षा 10वीं से पढ़ते आ रहे हो इनको यार, कुछ स्पेशल है क्या, अभी तक तो नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 11 कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan का प्रतिलोम 1, कोसेक का प्रतिलोम माइनस या कॉस का प्रतिलोम -1/2 और साइन का प्रतिलोम -1/2, ये कहां कहां मान होते हैं। तो एक छोटा सा सूत्र होता है, उस सूत्र की मदद से आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हो, पर वो हमको नहीं पता तो क्या करेंगे, हम इनका एक एक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, हम मान निकालने जाएंगे tan के प्रतिलोम 1 का, ठीक है, हम मान निकालने जाएंगे कोसेक के प्रतिलोम -1/2 का और साइन के प्रतिलोम -1/2 का। तो सबसे पहले इसे मान लेते हैं कि माना ये जो मान है वो अल्फा है। कितना है, अल्फा। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan अल्फा का मान 1 होना चाहिए। अब अल्फा कहां से कहां के बीच होना चाहिए, अल्फा -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो
तो क्या आपको पता है कि ऐसा कोई कोण है क्या 10 का जहां पर मान 1 आता है? बिल्कुल है सर। मैं इसे लिख सकता हूं कि tan अल्फा बराबर 10 पाई बटा 4। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 पाई बटा 4 ही 1 होता है। ये बात भी सही है। अगर ऐसा है तो अल्फा का मान तो आया पाई बटा 4। क्या ये माइनस पाई बटा 2 और पाई बटा 2 के बीच में है? बिल्कुल है। तो इतने वाले का मान तो पाई बटा 4। दूसरे वाले के बारे में बात करते हैं। कोसेक या कॉस का प्रतिलोम 1/2। अच्छा, -1/2। कॉस का प्रतिलोम -1/2। आपने इसे y माना, अल्फा नहीं बीटा मान लेते हैं इसको अगर अल्फा माना तो इसको बीटा मान लेते हैं अपन। अब बीटा मतलब कॉस के प्रतिलोम का मान 0 और पाई के बीच में आना चाहिए। सवाल को हालांकि अपन कर चुके हैं, मतलब ये तीनों सवाल अलग अलग थे, तीनों को मिला के एक नया सवाल बना दिया है। अब ये बीटा का जो मान है वो 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। तो क्या आप लिख सकते हैं कॉस बीटा बराबर -1/2? बात तो सही है। क्या मैं लिख सकता हूं कॉस बीटा बराबर माइनस कॉस पाई बटा 3? ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस पाई बटा 3 का मान 1/2 होता है। ठीक है। और उसके बाद कॉस बीटा बराबर कॉस पाई माइनस पाई बटा 3। यह कैसे? तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि सर जब कॉस के आगे माइनस आता है, कॉस के आगे जब माइनस आता है तो मुझे पाई माइनस थीटा वाले सूत्र की याद आती है। करेक्ट और नॉट? क्लियर है ना? अब देखो यार, यहां पर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस बीटा बराबर कॉस 2 पाई बटा 3। तो यहां से बीटा का मान कितना? 2 पाई बटा 3। तो ये अल्फा था, ये बीटा है। अब तीसरा अपन साइन के प्रतिलोम 1 को गामा मान लेते हैं। किसी नए पन्ने पर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो माना, क्या माना? साइन का प्रतिलोम -1/2 बराबर गामा। ठीक है, ठीक है। आपके पास अल्फा और बीटा दो चीजें तो आ चुकी है। ये बी नहीं है, बीटा है। ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं साइन गामा बराबर -1/2? साइन के मान आपको याद है, इस केस में जो मान आना चाहिए वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या आप लिख सकते हैं साइन y बराबर माइनस साइन पाई/6? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि साइन 1/2 या साइन पाई/6 1/2 होता है। और उसके बाद आखिरी चीज, चूंकि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा लगता है तो वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर ये जो साइन y है ये आ जाएगा साइन के अंदर -पाई/6। तो y का मान -पाई/6। y नहीं, सॉरी, गामा। हमने इसे y लिख लिया है, इसे गामा लिखना था। आपके पास अल्फा, बीटा और गामा तीनों है। अब आपने प्रश्न में इसको ऐसा लिखा है कि tan का प्रतिलोम 1 प्लस कॉस का प्रतिलोम -1/2 प्लस साइन का प्रतिलोम -1/2, इनका मान अल्फा, बीटा और गामा आता है। तो अगर ऐसा है तो अल्फा का मान पाई/4, बीटा का मान 2 पाई/3 -पाई/6, क्योंकि गामा का मान -पाई/6 है। तीनों को सॉल्व करने पर 3 पाई/4। इतना सा है बस। ठीक है, 3 पाई/4 बिल्कुल, ऊपर 2 करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट है सर। तो ये आपका फाइनल आंसर है।
ठीक है, चलो यार, तो प्रश्न यहां से ये भी हो चुका समाप्त। प्रश्न नंबर 12, ओके, कॉस का प्रतिलोम 1/2 प्लस 2 साइन का प्रतिलोम 1/2। अब इसका मान कितना है? तो आपने माना, क्या माना? माना कि कॉस का प्रतिलोम 1/2 बराबर x है। साथ ही साथ अपन ने यहां पर इसको भी सॉल्व, सिंपल है तो ले सकते हैं, एवं साइन का प्रतिलोम 1/2 बराबर y है। अगर ऐसा है तो x और y किसके और किसके बीच में होने चाहिए? तो x जो कि cos का प्रतिलोम का मान है 0 और पाई, और y जो है वो -π/2 से π/2, तो x को लिख सकते हैं कि x 0 और पाई के बीच में होना चाहिए और y -π/2 से π/2 के मध्य होना चाहिए। क्लियर है? अगर ऐसा है तो आपको यह निकालना है कि cos x का मान, क्या निकालना है कि cos x किस कोण पर 1/2 होता है, साथ ही साथ sin y किस कोण पर 1/2 होता है। तो आपको सीधा सीधा पता है कि cos किस कोण पर 1/2 होता है, तो सर ये होता है π/3 पर, एवं sin किस पर होता है, तो y का मान π/6। आई होप आप लोगों को याद होगा, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कि cos π/3 बराबर 1/2 एवं sin π/6 बराबर 1/2 है ना। तो बस x और y के मान आपको पता है, ठीक है। आपको पूछा था प्रश्न में कि cos का प्रतिलोम x प्लस 2 sin का प्रतिलोम 1/2 बराबर कितना। ये x नहीं है, ये 1/2 है। तो ये इसको तो आपने x लिया था और इसको लिया था y, तो ये x ये y उसका डबल 2y। x का मान π/3 और y का मान 2 गुणा π/6। तो π/6 को 2 से काटा तो π/3, तो π/3 प्लस π/3 दैट शुड बी इक्वल टू 2π/3। सिंपल है यार, सारी कहानी एक ही जैसी, बार बार एक ही तरह के सवाल है, ताकि आप इनके मुख्य मान निकालना सीख जाओ। क्लियर है क्या? चलिए प्रश्न नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13 है कि यदि साइन का प्रतिलोम x बराबर y हो तो y का मान कितना। हमें यह बात पता है, चूंकि हम जानते हैं 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने है विकल्प। साइन का प्रतिलोम x यदि y हो तो y का मान -π/2 से लेकर π/2 तक आ जाता है। और जब ये अंतराल लगता है, जब आपको याद होगा कि जब अपन लिखते हैं ना कि a से लेकर b लिखा गया है, अगर x ऐसा है कि x a से b है, इसका मतलब x a और b के मध्य तो है, लेकिन a और b के बराबर भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, y जो है वो π/2 से छोटा, उसके बराबर -π/2 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2। बाकी दोनों विकल्पों में ये विकल्प तो संभव नहीं थे। साइन का प्रतिलोम कभी π/2 से बड़ा मान नहीं देगा, ठीक है, तो पाई तक जाएंगे नहीं, और यहां बराबर का चिन्ह नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 सही था। अगला सवाल, tan का प्रतिलोम √3 माइनस sec का प्रतिलोम -2 का मान कितना है। मतलब वही चीज जो आप सवालों में करके आए, उनमें से मान घटाना बढ़ाना है। तो चलिए यार, माना, ठीक है, क्या माना, माना tan का जो प्रतिलोम x है वो √3 है ना। tan का प्रतिलोम √3 को अपन x कहते हैं, है ना, एवं sec के प्रतिलोम -2 को मैं y कह देता हूं। आपको जो जवाब में चाहिए वो x माइनस y चाहिए, है ना। tan का प्रतिलोम √3 माइनस sec का प्रतिलोम -1/2 या -1/2 नहीं, सॉरी, sec का प्रतिलोम 2 -2, इट शुड बी इक्वल टू x माइनस y। अब tan का प्रतिलोम x कहां होता है यार, तो इसका मतलब है कि tan x बराबर √3 हो, साथ ही साथ sec y बराबर -2 हो।
ये सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 10 पाई बटा 3 बराबर √3 होता है, तो x का मान तो सीधा सीधा पाई बटा 3 आया। लेकिन सेक वाले में थोड़ी दिक्कत है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सेक y बराबर -2। अच्छा, सेक माइनस सेक 2 कहां होता है? तो सेक होता है 2 सेक पाई बटा 3 पर। सेक पाई बटा 3 बराबर 2 होता है, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन को कैसे हटाएंगे? तो हटा देने का एक तरीका है, क्या कि सेक पाई माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा। तो सेक y बराबर सेक पाई माइनस पाई बटा 3। तो सेक y बराबर सेक 2 पाई बटा 3। तो y का मान कितना? y का मान 2 पाई बटा 3। तो आपको जो जवाब चाहिए वो x माइनस वाई चाहिए। तो पाई बटा 3 माइनस 2 पाई बटा 3 ये आ जाएगा माइनस पाई बटा 3। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न नंबर 14 का। बाकी सब सिंपल है, बाकी चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसे चेक कर सकते हैं अगर चाहे तो। चलिए, तो यहां पर प्रश्न नंबर 14 भी समाप्त और प्रश्न नंबर 14 के साथ ये प्रश्नावली भी समाप्त। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं और आप इसे रेगुलरली एक सिस्टमैटिक मैनर में देखना चाहते हैं, जहां पर आपको ढूंढने में कोई समस्या ना हो, आप YouTube पर भी प्लेलिस्ट में इसे देख सकते हैं। परंतु आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। गूगल पर लिखिए www.magnetbrains.com और वहां पर जाते ही आपको CBSE हिंदी का चयन करना है। जैसे आप CBSE हिंदी का चयन करेंगे, आप कक्षा 12वीं का चयन करेंगे मैथ्स देखने के लिए। बाकी विषय अगर आप 11वीं कक्षा के हैं तो वो कक्षाएं भी यहां पर लिखी है, अपनी अपनी कक्षा अनुसार आप अपने वीडियो को चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहां पर गणित विषय दिखेगा। जैसे ही आप गणित विषय पे क्लिक करेंगे, आपको गणित विषय में जो पढ़ाया जा रहा है वो सब दिखेगा। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि गणित में ये पढ़ाया जा रहा है, आपने किसी चैप्टर पे क्लिक किया, मान लीजिए संबंध और फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिस चैप्टर पे क्लिक करेंगे उसके सारे टॉपिक जो पढ़ाए गए हैं, सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, वो आपके सामने लिखे आ जाएंगे। जिस टॉपिक पे क्लिक करेंगे उसका वीडियो आपके सामने बहुत आसानी से चलना शुरू हो जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना, तो ठीक है। बाकी आपको पता है कि 7वीं से 12वीं तक हम आप सभी विद्यार्थियों को पूरी तरह से आपकी स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान करते हैं। तो आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसे फैलाना है और साथ ही साथ उन्हें शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।